आज का प्रोग्राम का टाइटल जैसा कि आपने पढ़ाई है, कला शिक्षा का शिक्षण क्रियाकलापों के द्वारा कैसे किया जा सकता है। आज स्टूडियो में हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स हैं। मेरे लेफ्ट साइड में मिस्टर दिनेश पुरी हैं जो आर्ट टीचर हैं स्कूल में, और ये बच्चों में इनकी क्रियाकलाप इतनी सरल और रोचक होती हैं कि आपको एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में प्रेरणा मिलेगी कि कैसे आप अपने स्कूल में बच्चों को या आप प्राथमिक स्तर के बच्चों को क्रियाकलापों द्वारा कैसे पढ़ा सकते हैं। और मेरे दूसरी साइड है मिसेस लिपिका घोष। ये है तो साइंस की अध्यापक, पर ये साइंस को और स्कूल के और सब्जेक्ट्स को भी कला की क्रियाओं द्वारा रुचिकर बनाकर बच्चों को पढ़ने में और प्रोत्साहित करती हैं। धन्यवाद पुरी जी, धन्यवाद आप लोग यहाँ पे आए। देखिए, कला शिक्षा जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हर स्कूल में ज़्यादा जो महत्व है वो गणित को दिया जाता है, इंग्लिश को दिया जाता है और सब्जेक्ट्स को दिया जाता है। और जैसे हमारे जैसे कला है, चाहे वो गाना बजाना है, चाहे वो ड्राइंग करना है, चाहे और कोई एक्टिविटीज़ है, स्कूल जो है उन्हें उतना महत्व नहीं देता है। और आज भी हमारी विडंबना ये है कि इन कलाओं को एक माध्यम ना मान के, इनको एक मीडियम ना मान के, इनको एक सेपरेट, एक अलग विषय के रूप में बच्चों को थ्योरी की तरह पढ़ाया जाता है, जिससे कि कला का अपने स्थान का कोई महत्व ही नहीं होता। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, और मुझे ये जो लगता है कला उसमें शिक्षा में, कि कला तो एक माध्यम है जिससे बच्चे और अच्छी तरह से और मतलब उत्साहित होकर और मोटिवेट होकर पढ़ सकते हैं। तो आज सबसे पहला वो मेरे को लगता है कि एक प्राथमिक स्तर के टीचर के लिए, अध्यापक के लिए ये जरूरी है कि वो कला को माध्यम माने और ऐसा माध्यम माने जिससे वो बच्चों को प्रोत्साहित कर सकता है पढ़ने में, जो पढ़ाई के लिए पढ़ाई करने में और रुचिकर लगे उन्हें, और वो खेल खेल में ही अपना विषय पढ़ते जाएं। तो पहले लिपिका जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। जैसे छोटे बच्चों को जैसे हम देखते हैं वो कुछ मतलब लाइनें खींचते रहते हैं, और बड़े ब्राइट कलर्स जो होते हैं, बच्चों के ज़्यादातर कपड़े भी हम ब्राइट कलर्स के लेते हैं। क्या इसमें कोई संबंध है क्या? बच्चे जब पैदा होने के बाद से बच्चों को कलर से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है। हाँ। आप देखेंगे कोई भी रंग हो, लाल रंग हम कहते हैं, वो लाल रंग की तरफ देख रहा है या हरे रंग की तरफ देख रहा है, तो कलर्स हमेशा उनको अट्रैक्ट करती हैं। तो इसकी वजह ये है, एक तो वो, और दूसरा है कभी भी आप अगर बच्चे के हाथ में एक रंग या पेंसिल पकड़ाएंगे तो सबसे पहले वो उस पर खिच या लाइनें बनाता है। अगर कोई शिक्षक इसको समझने की कोशिश करे कि बच्चों को रंग से प्यार है, और उसी रंग को और उस लाइन को अगर हम दोनों को जोड़ के और उसी को अपना एक मीडियम बना के पढ़ाने की कोशिश किया जाए, तो बच्चा खेलते खेलते पढ़ लेता है। जैसे उसने एक कलर यूज किया और उस पे ही उसने कुछ गोल गोल बनाए, अगर उसी गोल को ही हम बोले अच्छा बताओ तो ये क्या है, उसने बोला ये रोटी है, तो वो रोटी और वो पिक्चर के साथ वो रिलेट करता है, जो भी चित्र बनाता है, और उसको अच्छा तुमने रोटी बनाया, तो अगले दिन उसी से वो सूरज बनाता है, उसी गोलाकार उससे रंग से। और इस विषय में मुझे ये भी कहना है कि हम अगर बच्चों को कभी भी कहानी बोलते हैं, कहानी सुनाते हैं, तो बच्चे उस कहानी को सोचते हैं उसके बारे में। लिपिका जी, ये आपने बड़ा अच्छा बताया कि जैसे आर्ट में जैसे बच्चा कलरों को पसंद करता है तो उससे वो लाइन खींचता है, लाइन के बाद वो उसको कुछ आकार देता है, वो आकार उसे कुछ ऐसे वस्तुओं से मिलती जुलती हैं जो उसने देखे होते हैं। मैं अभी दिनेश पुरी जी आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो ड्राइंग, क्योंकि आर्ट का जो सब्जेक्ट जो स्कूलों में है उसको मूल रूप से ड्राइंग पेंटिंग से ही देखा जाता है। तो प्राइमरी में जैसे बच्चों को कलर पसंद है,
लाइन स्क्रिबलिंग करना बहुत पसंद है, फिर उससे कुछ मीनिंग देना पसंद है, तो आप ये ड्राइंग एक माध्यम जो है बच्चों को पढ़ाने का, उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बच्चे जो हैं जैसे स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले कहीं भी स्कूल में उन्हें ABC क ख ग 1 2 3 जरूर सिखाया जाता है। और अगर हम बच्चे को ड्राइंग भी उसी के साथ रिलेट करके बता दें तो बच्चे के लिए उसे ड्रॉ करना भी बहुत आसान हो जाता है, उसे अच्छा भी लगता है। 3 प्राइमरी शेप्स हम लेते हैं, एक सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, जिससे हम करीब करीब सारी चीजें बना सकते हैं। पुरी जी, जैसे बच्चे गोल आकृतियां ज्यादा बनाते हैं, जैसे बच्चा गोल बना जी नहीं बनाया था, फिर आप कह रहे हैं ट्रायंगल वो बना लेते हैं और स्क्वायर ज्यादा बनाते हैं। और इन्हीं मेरे ख्याल से ये 3 ऐसी आकृतियां हैं, इनको जोड़ के हम कुछ भी बना सकते हैं। तो अगर मैं कहीं छोटी क्लास में बच्चे को ड्राइंग सिखाऊं, जहां सिखाई भी है, तो बच्चों को इन्हीं बेसिक शेप्स से ड्राइंग सिखाई है, जिससे किसी भी एज ग्रुप के इंसान के लिए ड्रॉ करना बहुत आसान हो जाता है। और जब बच्चा उसके अंदर धीरे धीरे शेप ढूंढने लग जाता है तो कॉम्प्लेक्स शेप्स भी धीरे धीरे बनाने लग जाता है। तो अच्छा, आप बच्चों को कुछ बना के भी थोड़ा दिखाएंगे? अभी मैं इससे पहले आप कोई एग्जांपल देंगे? उसमें लिपिका जी से एक चीज पूछती हूँ, जैसे इन्होंने ये कहा था कि जो पिक्चर ये बनाते हैं, जैसे आपने कहा कि ये 3 मूल शेप आकारों से वो अलग अलग पिक्चर बना सकते हैं। जैसे लिपिका जी ने कहा था कि जैसे गोल को वो सूरज से रिलेट कर लेते हैं और रोटी से रिलेट कर लेते हैं। तो ऐसे ही जो पिक्चर जो है, पिक्चर को जब वो बताते हैं तो उससे तो एक स्टोरी बन जाती है। क्या लिपिका जी, पिक्चरों का स्टोरी का कोई लिंक है? हाँ, बहुत बड़ा संबंध है। एक तो सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए, हम किसी भी चीज को सिखाएं और अगर उसको पिक्चर या कहानी के माध्यम से सिखाएं तो वो बच्चे जल्दी सीखते हैं। जैसे आपने उसको कहा, एक बच्चे को कहा कि बेटे, इस कहानी में एक राजा है और एक रानी है। उसने सोच लिया राजा और रानी के बाद। उसके बाद वो बगीचे में गया और बगीचे में बहुत सारे फूल खिले थे। अब आपने बच्चे को बोला कि आप इसको, जो कहानी को आपने सुना है, उसको आप बनाइए, चित्र के आकार दीजिए। और वो बच्चा बनाता है कुछ भी, वो फूल भी बनाएगा, वो एक राजा बनाएगा, एक रानी भी बनाएगा। ये एक आपने उसको सिखाया सुन के याद रखना और उसको फिर प्रोड्यूस करना पेपर में। लिसनिंग स्किल उसका बढ़ता है। सुन के आपने उसको, अगर आप उसको याद करने के लिए कहते हैं तो वो बड़ा मुश्किल होता है, पर अगर इस तरह से करें कि मैंने जो आपको सुनाया उसको ड्रॉ करो, तो वो जब उसको ड्रॉ करता है तो वो आसानी से वो उसको ड्रॉ कर पाता है। ये आपने बहुत रुचिकर बताया। दिनेश पुरी जी, आप जैसे लिपिका जी बोल रही थी कि जैसे हम बच्चे को बताते हैं और फिर ड्रॉ करने को बोलते हैं, इससे वो कहानियां, क्योंकि बच्चे कहानी सुनने में भी बच्चे का इंटरेस्ट होता है, सुनाते भी हैं अपने मन से बना के। आप जैसे वो जो ड्राइंग को बनाते हैं उस विषय में कुछ एग्जांपल्स देके बताइए। मैं कुछ सैंपल्स लाया हूँ। हाँ। ये बेसिक शेप से मैंने शुरू किया है। इसमें एक सर्कल बनाया गया है, सर्कल, और ये जो बोट बनाई गई है, बोट को हमने ट्रायंगल की शेप से बनाया। ट्रायंगल हमने इसका जो पाल, जो नौका की पाल होती है, उसे ट्रायंगुलर बनाया। और जो बोट की बेसिक शेप है ये भी ट्रायंगुलर है, जिसमें ट्रायंगल को हमने नीचे से काट दिया है। तो बच्चे के लिए ये बनाना आसान होता है। और सेम जैसे हमने सर्कल लिया, वैसे सर्कल के कर्व्स हमने ले लिए, जो कि यहाँ पर पानी की शेप दिखाते हैं। ये पुरी जी, आपने बड़ा अच्छा बताया कि देखो 3 से कितना सिंपल जो है वो उन्होंने एक मीनिंग दे दिया इसको। हाँ जी। और जैसे मुझे लगता है कि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो क्या हर टीचर ड्रॉ कर सकता है जिसमें वो उसको एक माध्यम बना के? सिंप्लीफाइड तरीके हैं जिनसे कोई भी सीख सकता है। कोई थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और बड़ी कॉम्प्लेक्स शेप्स तक आप बना सकते हैं अपने आप। बिल्कुल। यदि हम देखें, हाँ, दिखाइए एक बार फिर देखते हैं। ये जो बर्ड बनाई है, डक, ये एक सर्कल था। सर्कल के यहाँ पर मैंने काटा हुआ, अभी भी पेंसिल की लाइन इसमें है, और उसी लाइन के ऊपर एक सर्कल और लगाया जो उसके हेड के लिए दिखाता है। हमने सिर्फ उसमें एक ट्रायंगल जोड़ा है जो उसकी चोंच बन जाती है। और आखिरी ड्राइंग में जैसे मैंने उसकी टेल बना दी है। और अगेन पानी भी मैंने अगेन वही वाली शेप ली है, जो सर्कल को काट के कर्व्स। लेकिन नीचे मैंने एक छोटा सा पैटर्न और बनाया। यहाँ पर बच्चा अल्फाबेट लिखता है, सी। आप देखिए, ये कर्सिव सी की रेपिटेशन है।
जो कर्सिव सी का रेपुटेशन है, बच्चा इसे लिखता है तो अपनी हैंडराइटिंग तो इम्प्रूव कर ही रहा है, लेकिन ड्राइंग भी बन रही है उससे। लिपिका जी, आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये पूरी जी ने देखो सिंपल बच्चे के रुचिकर उसमें उसको इंग्लिश, मतलब जैसे जो ना, यदि इंग्लिश में सीख रहा है तो वो भी सीख सकता है। ये जैसे बच्चे हैं जो लिखना सीख चुके हैं, उनके लिए ये बहुत आसान तरीका हो जाता है। उनसे जो छोटे बच्चे हैं जो अभी लिखना सीखा नहीं है जिन्होंने, उनको अगर आपने सर्कल दे दिया और सर्कल को बोला कोई भी एक शेप दे दिया और 4 तरह के दिया और बोला अब आप आसपास की जो चीजें हैं उसमें से कुछ चीजें बनाओ। एक बच्चा उसके सूरज भी बनाएगा, उसको फूल बना देगा, उसको फेस बनाएगा, चेहरा बनाएगा, उससे लॉलीपॉप भी बना देगा और उससे और भी तरह के, उसको एप्पल भी बनाएगा, उसमें डंडी लगा देगा तो वो एप्पल बन जाएगा उस बच्चे के लिए। उसी सर्कल को अगर हमने उस सर्कल को उठा के और एक ट्रायंगल पे लगा दिया तो वो एक लड़की का ट्रायंगल, एक लड़की आकार, उसके ऊपर उसका सर्कल को बिठा दिया तो वो लड़की का आकार होता है और बच्चा कूद के बोलता है ये तो लड़की है और उसके 2 पैर भी जोड़ देता है और उसमें बाल भी लगा देता है, क्योंकि वो उसने उसको एक्सपेरिमेंट किया। और यहीं से शुरू होता है विज्ञान का, बिल्कुल यहीं से शुरू होता है। उसने उसको ट्राई किया, वो जो उन्होंने जो सर्कल्स, एक बार ट्रायंगल्स, 3 ट्रायंगल्स उन्होंने एक नाव दिखाया और यहाँ पर उन्होंने सर्कल्स को यूज किया। उसी तरह जब शेप्स को हम यूज करते हैं, हम कलर को जैसे मिलाते हैं, 3 बेसिक कलर हमारे भी होते हैं, उनको भी जब मिलाते हैं उनमें भी कलर्स के, वो भी बच्चा कलर करते हुए ही सीखता है। तो यहाँ से आपकी विज्ञान की शुरुआत होती है। पर कोई भी टीचर ये बोलता नहीं है कि साइंस है या ये विज्ञान है। वो बच्चा जब बाद में बड़ा होता है, 4वीं 5वीं में आता है, उसको तब समझ में आता है कि वो मैंने उस समय सीखा था, उस टीचर ने हमें इस तरह से समझाया था। और दूसरी बात ये है जो मैं अभी आपको कहानी के बारे में बोल रही थी, उसमें एक और चीज है जो आप अगर कोई भी चीज बच्चों को ड्रॉ करवा दो, वो उसके दिमाग में हमेशा वो एक पिक्चर बन जाता है। लिपिका जी, ये भी तो है कि ये भी तो बोलते ना, जैसे लर्निंग विदाउट बर्डन जैसी रिपोर्ट्स आई हैं और लर्निंग इज फन। तो उसका मेन जो मुख्य उद्देश्य तो यही है कि बच्चा सीख ले और उसको ये नहीं लगे कि उसे सिखाया जा रहा है, समझना है कि और वो खेल खेल में ही हर चीज सीख ले। और प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षण का मेन जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों को मेन रखकर, मुख्य वो रखकर सिखाया जाए। और ऐसे में जब हम खेल में और या हम खेल में ही सीख लेते हैं तो बच्चा और सीखने को और मोटिवेट होता है। अच्छा, एक और चीज, जैसे पुरी साहब आप ये बता रहे थे कि बहुत सिंपल टेक्निक्स है ड्राइंग करने की, जैसे आपने 2 भी दिखाया। एक ये भी आता है कि क्या हम ड्राइंग के साथ और कला शिक्षा के और आयामों को भी जोड़ सकते हैं? जैसे बच्चा स्टोरी बना रहा है तो उसकी लैंग्वेज स्किल भी डेवलप हो रही है, वो ड्राइंग बना रहा है तो उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट तो होता ही है, देखो फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन तो होता ही है क्योंकि उंगलियों को बना रहा है, और कंसेप्ट डेवलप होते हैं। जैसे गोल, वो जो रोटी से वो सीखेगा, रोटी तो गोल है करके वो जो सर्कल का कंसेप्ट होगा, ट्राइंगल का कंसेप्ट होगा, इवन स्क्वायर में भी स्क्वायर ही नहीं है, रेक्टेंगल का भी कंसेप्ट, रोम्बस का भी होगा। यदि आपने कहा 2 आपने एक रेक्टेंगल में आपने 2 ट्राइंगल जोड़े तो वो तो बना तो मतलब 4 साइडेड फिगर ही, पर उसका नाम डिफरेंट होता है। तो मतलब उसके पास मतलब जस्ट मतलब वो एनग्रॉस है एक्टिविटीज में, और वो लेकिन उसकी वोकैबुलरी भी बढ़ रही है, शेप्स की वोकैबुलरी भी बढ़ रही है। दूसरा ये है कि 2 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल पिक्चर्स होते हैं, 3 डायमेंशनल पिक्चर्स होते हैं। ये क्या प्राथमिक स्तर पर ये जो 2 डायमेंशनल, ये इनसे क्या मतलब है? जो एक टीचर जो है, टीचर के कंटेक्स्ट में मतलब ये आप कुछ एक्सप्लेन कर दीजिए इनको। देखिए, टीचर हमारे सामने सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, 3 डायमेंशनल में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन बच्चा फिर भी उसे जब सिंप्लीफाई करके ड्रॉ करता है वो 2 डायमेंशन में ही ड्रॉ करता है। कुछ बच्चे हर क्लास में ऐसे होते हैं जो अपनी स्किल लेवल में बाकियों से आगे होते हैं। वो बच्चे कई बार नई चीजें ट्राई करते हैं, उनका दिमाग जो हम बताते हैं उससे सेटिस्फाई नहीं होता, उससे आगे की सोचते हैं। जो बच्चा आगे की सोचता है वो थोड़ा सा 3 डायमेंशनल भी ट्राई करने की कोशिश करता है, लेकिन हर चीज की एक एज होती है, वो एज के हिसाब से उसे डाइजेस्ट कर पाता है। कई बार स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं 3rd डायमेंशन की, जैसे हम आमतौर पे
कभी भी मैंने देखा है कोई सब्जेक्ट के टीचर बच्चे को अगर घर की कॉन्सेप्ट बताते हैं तो वो एक हट बनाते हैं। जो हट ज्यादातर उसकी छत वो रोम्बस की शेप में होनी चाहिए, वो नहीं होती। वो कोई भी 4 साइड वाली शेप तो होती है, लेकिन एक साइड उसकी बहुत बड़ी हो जाती है, छत की टॉप बड़ी हो जाती है। लेकिन अगर मैं बच्चों को उसके बारे में कॉन्सेप्ट बताता हूँ तो मैं हमेशा घर की ही कॉन्सेप्ट बनाता हूँ, क्योंकि हम जिस तरह के घर में रहते हैं आमतौर पे बच्चे वो उस तरह का घर नहीं ड्रॉ करते। तो मैं यहाँ पर ये लाया हूँ, इसमें बहुत सिंपल सी चीज है, ये घर बनाया हुआ है और इसका जो नीचे का पार्ट है हम शुरुआत इससे करते हैं। सिर्फ नीचे एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को हम हॉरिजॉन्टली 3 हिस्से में बांट देते हैं, बिल्कुल जैसे हमारे देश का झंडा। ऊपर वाला ऑरेंज, नीचे वाला व्हाइट और सबसे नीचे का ग्रीन। हालांकि इसमें कलर वैसा नहीं किया हुआ, कलर तो घर में एक जैसा ही करेंगे, लेकिन इसके 3 हिस्से बना दिए और मैं बच्चों को सिंपली हल्की हल्की लाइन लगाने के लिए कहता हूँ। यहाँ उसके ऊपर वाले हिस्से में हम कुछ नहीं बनाते, ना दरवाजा ना खिड़की। नीचे वाला हिस्सा जो व्हाइट जहां से शुरू होता है ऑरेंज के बाद, वहां से दरवाजा और खिड़की की टॉप लाइन आती है और खिड़की बिल्कुल आधे तक आती है, इसलिए सिर्फ व्हाइट वाले पोर्शन में रहेगी। अगर झंडा होता तो व्हाइट वाले पोर्शन में, और दरवाजा नीचे जमीन तक आता है। बच्चे आमतौर पे अगर घर भी बना लेते हैं तो उसके बाद बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि नीचे की मंजिल और ऊपर की मंजिल बराबर नहीं बनाते। आमतौर पे उनका नीचे की मंजिल बहुत बड़ी होती है, ऊपर की छोटी होती है। जैसे घर में नीचे तो पेरेंट्स रहते हैं और ऊपर बच्चे रहते हैं, वो बहुत छोटे कद के हैं। तो इसके लिए ये कॉन्सेप्ट देना भी बहुत जरूरी है कि नीचे की मंजिल और ऊपर की मंजिल बराबर होगी। तो वो मैंने इसीलिए इसमें नाप के ऊपर करना बताया। एंड अगेन टॉप फ्लोर आधी भी हो सकती है, जरूरी नहीं हम पूरी बनाएं। आधी बरसाती होती है घरों में, कुछ भी जो भी हम कहें उसे आधी भी बना सकते हैं, छोटी और भी छोटी बना सकते हैं। और एक गलती जो बच्चे बहुत सारी करते हैं, ऊपर की फ्लोर पे दरवाजा बना दिया लेकिन फेंस नहीं बनाते उसके आगे। तो जैसे कोई दरवाजा खोल के बाहर निकलेगा तो कहाँ जाएगा? बच्चे को सिर्फ हम ये पूछें तो जब बच्चे के दिमाग में ये चीज आती है हाँ दरवाजा खोल के बाहर निकलना है, तो बिल्कुल नीचे नहीं आना उसने, एक बालकनी बनाएगा। बालकनी के लिए मैं स्ट्रेट लाइंस लगा रखी मैंने सिंपली, उसमें आप देख सकते हैं कि फेंस बना हुआ है। लेकिन फेंस में अब उसे फेंस दिखाने के लिए सिंपल सी चीज है, मैं उसमें एक्स लगवा देता हूँ बच्चे से। एक्स इसमें लगे हुए हैं, अगर आप देखें ये अल्फाबेट भी है और फेंस का पैटर्न भी हो गया। एक एक छोड़ के मैंने एक्स लगवा दिया, या ऊपर नीचे करके कहीं लगवा दिया, या कहीं पे 0 लगा दिया, कहीं पे क्रॉस लगा दिया। ये बच्चा कॉन्सेप्ट समझ रहा है, लेकिन इन अदर वर्ड वो ड्राइंग कर रहा है, वो डिजाइन भी सीख रहा है। ऐसे हम सिंपल कॉन्सेप्ट बता सकते हैं। मैं लिपिका जी अभी मतलब जैसे जो पूरी साहब की हमने इतनी ड्राइंग्स जो इन्होंने डिस्प्ले की है और आपसे जो बातचीत हो रही थी, तो ये जो कला का जो माध्यम है, चाहे वो ड्राइंग बनाना है और जिससे और चीज़ें सीखना है, तो क्या ये क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है, थिंकिंग को बढ़ावा देता है और जैसे कहते हैं ना नोवेलिटी, जैसे गोल चीज को बच्चा एक बारी रोटी बोलेगा, दूसरी बारी वो रोटी नहीं बोलना चाहेगा, कोई नया ऑब्जेक्ट बोलेगा जो उसके लिए नया है। तो क्या ये क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है? हाँ बिल्कुल देता है। और हम इसलिए इस आर्ट को हमें बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी चीज में आप मान लीजिए आपको हिंदी पढ़ाना है या आपको अंग्रेजी पढ़ाना है, शुरुआत में हम हमेशा देखते हैं हर स्कूल में सब सीक्वेंस में सिखाते हैं ABCD या क ख ग। कोई जरूरत नहीं है इस तरह पढ़ाने की। आप कोई भी शब्द ले ले, या तो बच्चे के अगर माँ बहुत क्लोज है या पापा क्लोज है तो वो सबसे पहले पापा बोलता है, माँ बोलते हैं, तो वो म शब्द को ले ले और म के साउंड एसोसिएशन करवाएं कि चलो म से हम आज खेलते हैं, म की कितनी चीजें बनती है। और जैसे जैसे बच्चा बोले वैसे वैसे आप उसको पिक्चर ड्रॉ करके देते रहें, या तो वो खुद ड्रॉ करे। माँ से अगर आप उसने माँ बोला तो माँ का चेहरा और एक बिंदी लगा दिया, वही माँ है बच्चे के लिए। या माँ से उसने मंकी भी शायद बोलेगा, क्योंकि अंग्रेजी आजकल तो आप उसको बनाए जरूर, पर उसको बनाते वक्त बच्चे को बोले ये शब्द अंग्रेजी में है। हाँ, ये जब आप बार बार करेंगे तो वो साउंड एसोसिएट करेगा, और वो जब भी आप
म बोलेंगे म, तो वो पिक्चर्स उसके दिमाग में आएगा, वो बिल्कुल माँ के बारे में सोचेगा, मछली के बारे में सोचेगा, और मटर के बारे में सोचेगा, माला के बारे में सोचेगा, महल के बारे में सोचेगा, क्योंकि उसने बना लिया है, और वो और सोचेगा और क्या बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं। इसी तरह से वो साउंड एसोसिएट आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं और हिंदी में भी कर सकते हैं। और उसी तरह वर्ड्स, हम कहते हैं अंग्रेजी में बड़ा मुश्किल होता है कोई शब्द सिखाना, क्योंकि वावल्स हमेशा दूसरी तरह से उनकी साउंड क्रिएट करते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप उसको बॉय गर्ल बना के, बॉय गर्ल ट्री ये सब बना के, और उसकी पिक्चर्स भी साथ में बना दे, वो जितनी बार उसको देखे, क्योंकि आज का माध्यम विजुअल है, आज के बच्चे सिर्फ विजुअल समझते हैं, लिसनिंग स्किल उनकी बहुत कम होती है, क्योंकि हमेशा हमारा जो मीडिया है वो इतना ज्यादा आजकल। दीपिका जी, ये भी तो बोला जाता है कि छोटे बच्चे जो है उनका तो कॉन्क्रीट लर्निंग होता है, मतलब वो चीज को देखते हैं तो उनकी लर्निंग ज्यादा होती है, और जब वो उसको बनाएंगे और लिखने से ज्यादा अगर उसको ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा उनके दिमाग में वो तो इसीलिए पिक्चर बन जाता है। जब प्राइमरी स्तर पे शिक्षण को बोलते हैं चाइल्ड सेंट्रिक, मतलब बच्चों में केंद्रित होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जो कुछ काम कर रहा है उसमें वो मीनिंग ढूंढ रहा है। जैसे आजकल जो फोकस है कंस्ट्रक्टिविज्म या एक्टिविटी ओरिएंटेड या चाइल्ड सेंट्रिक, वो यही है कि बच्चे को जो पढ़ाया जाए वो उसी के कंटेक्स्ट में पढ़ाया जाए। बिल्कुल, एक्टिविटी बेस्ड स्टडीज होती है आजकल। और ये जो प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक के पास एक मतलब ये समय है कि वो उसी को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने पड़ते हैं, 1 से 5 कक्षा तक की जब तक बात आ रही है, तो उसको ये नहीं है कि 45 मिनट्स के बाद की पीरियड ओवर हो गया और उसे दूसरे सब्जेक्ट में जाना है, तो वो कंटिन्यूएशन पे ही स्विच ओवर कर सकता है, मतलब बदल सकता है। अभी वो एक साथ एक से ज्यादा सब्जेक्ट भी पढ़ा सकता है। जैसे वो जो स्टोरी राइटिंग कर रहा है उसमें कितने मतलब आकार आ रहे हैं, तो वो कह सकता है ना कि कितने वस्तुएं हैं भाई, वहीं से मैथ्स का वो मैथ्स भी आ जाएगा, और जो वो जो वस्तुओं के नाम बोल रहा है तो उससे वो लैंग्वेज भी उसे आ रही है। और इवन घटाना जोड़ना, आपने बोला पेड़ में 4 चिड़िया बैठी हैं और 2 चिड़िया उड़ के नीचे बैठ गई, अब बताओ पेड़ में कितने चिड़िया हैं। तो अगर आपने उसको उड़ा दिया तो बच्चों को समझ नहीं आता, पर जब बच्चा फिर से ड्रॉ करता है तो वो 2 चिड़िया को ड्रॉ करता है और गिन के बोलता है 2। तो आपने उसको घटाना भी सिखाया, जोड़ना भी आप इसी तरह सिखा सकते हो चित्र के माध्यम से। बच्चा खुद, हमने सीखा था जब हम छोटे थे, तो हमने सीखा था लाइंस बना के उसको फिर हम स्ट्राइक ऑफ करते थे, काटते थे। जो आजकल के बच्चे हैं वो वैसे नहीं सीखते, वो आर्ट के थ्रू से सीखते हैं, क्योंकि जो चीज वो देख सकते हैं। आप घर में आपकी माताजी ने या उनके माताजी ने ये सिखाया होगा कि कुछ टॉफीज दे दी होंगी और उनको बोला कि मैंने तुम्हें 10 टॉफी दी, आपसे मैंने 3 टॉफी ले ली। पर बच्चों के लिए ये समझना बड़ा मुश्किल, क्यों मेरे से कोई 3 टॉफी वापस ले रहा है, नहीं दूंगा, मेरे 10 टॉफी थे, 10 रहना चाहिए। इसलिए अगर आप चित्र के माध्यम से बच्चा खुद बनाए और उसी को बोले कि इसमें से 2 चिड़िया उड़ा के नीचे बिठा दो, और वो बनाने के बाद बोलो अब बताओ कितने चिड़िया रहे, तो बच्चा खेल भी लिया, उसने ड्रॉ भी किया और उसने गणित भी सीखा। पूरी साहब, या इस बारे में मैं ये कहती हूँ, क्योंकि हर बच्चा ड्राइंग करता है, चाहे वो स्क्रिबलिंग करता है जब वो छोटा होता है, फिर वो स्क्रिबलिंग को कुछ शेप देता है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसकी वो शेप्स में मीनिंग आता जाता है, थोड़ी सीरियस शेप। हाँ, मतलब मीनिंग आता है, मतलब क्योंकि पहले तो वो जो सिर भी इतना बड़ा बना देगा, मतलब सिर्फ फेस ही उसके लिए ह्यूमन फिगर हो जाता है, फिर बाद में फिर वो प्रोपोर्शनेट भी बनाता जाता है जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है। तो एक तो ये है कि जैसे ये क्रिएटिविटी को भी बढ़ाता है बच्चों में, और ये सिंपल टेक्निक्स भी हैं, मतलब एक टीचर के लिए भी सर्कल को ड्रॉ करना, ट्रायंगल को ड्रॉ करना और स्क्वायर या 4 साइडेड फिगर या 5 साइडेड फिगर को करना वो आसान है। तो क्या कुछ और एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं? जैसे आपने ये घर की स्टोरी, घर का जो वो बनाया, और फिर आपने जो एक डक की बतख की वो बनाई थी, तो यदि हम एक बच्चे को 5-6 फिगर्स दिखा रहे हैं, ड्राइंग्स दिखा रहे हैं, क्या बच्चा कोई स्टोरी बना सकता है इनसे? बिल्कुल बना सकता है। और जैसे आप कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे आप तो अपने स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को, तो आप अपने एक्सपीरियंस से रिलेट कीजिए जरा। मैं अनफॉर्चुनेटली स्टोरीज फॉर्म में तो नहीं कराता, लेकिन हाँ जी, मेरी ऐसी जरूर है कि जैसे आज बच्चे ने डक बनाई, हाँ, जैसे हमने ये दिखाया था, थोड़ी देर पहले ही दिखाया था, हाँ,
ये डक बनाना जैसे बताया था, अब सेम शेप हम ले लेते हैं। मैं नेक्स्ट डे अगर उन्हीं बच्चों को मिलता हूँ, मैं एक सर्कल बना देता हूँ ब्लैक बोर्ड पर और उसे काट देता हूँ, फिर वही सारे स्टेप्स ऑलमोस्ट वही कर देता हूँ, तो बच्चे के दिमाग में वही डक याद आ जाएगी उसे कि ये सर आज डक बता रहे हैं। हाँ। लेकिन मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैंने इसमें डक ना बना के इस बार मुर्गी बनाई है। मुर्गी बना दी, ठीक है। मुर्गी में उसने चेंजेस क्या किए, उसकी लेग्स बना दी हमने, पानी से बाहर बना दी है बिल्कुल, और सिर्फ उसके सिर के ऊपर मैंने डबल एम लिखा हुआ है, क्लियरली डबल एम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। हाँ, तो ऊपर वाला पार्ट जो है हेन है, और बिल्कुल उसके नीचे मैंने एक और थोड़ा सा बना दिया, हाँ, उसी को जरा सा चेंज करके कि उसके चोंच के नीचे एक बियर्ड टाइप और टेल थोड़ी लंबी बना दी मैंने लटकती हुई, तो ये मुर्गा बन जाता है। ये नेक्स्ट स्टेप एक और आ जाता है जिसमें मैं सेम शेप बर्ड की शेप लेके और सिर के ऊपर इस बार मैं डबल एम ना लिख के मैंने लॉलीपॉप्स लगा दिए बच्चों के लिए। अच्छा। और उसकी टेल थोड़ी सी लंबी कर दी है, टेल लंबी कर दी तो बच्चे को इमीडिएटली ध्यान आ जाता है, अरे ये पीकॉक है। तो बच्चा नए सरप्राइज के लिए हमेशा तैयार रहता है। जब मैं वो शेप शुरू करता हूँ वो बच्चे के दिमाग में आएगा, नहीं आज वो नहीं है जो सर ने पहले बताया था, अब नई चीज है। तो ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप एक ही चीज को मॉडिफाई करना सिखा सकते हैं। इस चित्र को देख के मुझे एक और चीज समझ आती है कि जब आप बच्चे को ये जैसे इन्होंने कहा कि पानी से इन्होंने बाहर निकाला तो इसके पैर के वो बदल गए हैं, बिल्कुल। तो बच्चा अब ये भी समझ जाता है कि जब जमीन पे कोई चिड़िया चलती है तो उसके पैर अलग बनते हैं और जो पानी का जो वो अलग होता है। यहाँ फिर से उसने कुछ और नया सीखा कि वेब्ड फीट होता है जो बिल्कुल जो पानी में तैरते हैं और जो इसमें जमीन पे चलते हैं उनके पैर के ये अलग होते हैं। तो जब भी वो बनाएगा उसको याद रहेगा, और वो जब क्वेश्चन उसको कभी साइंस विज्ञान में या एनवायरमेंटल साइंस में उसको पूछा जाए वो हमेशा वो याद रहेगा, क्योंकि उसने एक बार ड्रॉ कर लिया है कि ये मुर्गी में वो वैसा पैर नहीं होगा। और आपने अगर गलत पिक्चर बना के दिया और बोला बताओ तो इसमें क्या गलत है, वो पहला वो क्रॉस करेगा कि ये तो मुर्गी है ही नहीं, क्योंकि इसके पैर अलग है। मतलब तो यहाँ पर भी आपने उसको कुछ सिखाया, वो नए नए कंसेप्ट वो सीखते जाते हैं। और एक ये है कि ऐसे पिक्चर्स उनको स्टोरी बनाने में भी सहायक है, बिल्कुल। वो बता सकता है कि स्टोरी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ मेरे एक स्टूडेंट की। जब हम यूजुअली हम बच्चों को कोई टॉपिक देते हैं कि अच्छा आप आज बर्थडे पार्टी का बनाइए, और या आप कहीं घूमने गए हैं, लोधी गार्डन घूम के आए हैं तो उसके चित्र बनाइए। जैसा भी बच्चा बनाता है, सिर्फ पेड़ ही बनाए। अगर आपने बच्चे को कहा कि आपको जो मर्जी बनाइए, उस दिन बच्चा सबसे खुश होता है, क्योंकि उसको टॉपिक नहीं मिलता, उसको फ्रीडम मिलता है कि मैं कुछ भी बनाऊं। यहाँ एक बच्चा था जिसको बिल्कुल बनाना नहीं आता, अच्छा नहीं लग रहा था, और वो उस तरह का बच्चा था कि आज मैं नहीं बनाऊंगा। तो सारे बच्चों ने पिक्चर बनाए कुछ कुछ। उसने किसी का देखा कि किसी ने एक घर बनाया, जैसे इन्होंने बोला एक ट्रायंगल और स्क्वायर को जोड़ के घर बनाया, 2 उस पे खिड़कियां बना दी और दरवाजे बना दिए, और एक बाहर उसने सूरज चमक रहा दिखाया और घास दिखा दिया। मैंने बच्चे को कहा बेटा इसमें और भी कुछ चीजें बना दो। वो वापस गया और फिर थोड़ी देर बाद वो चित्र लेके वापस मेरे पास आया, बोला मैंने बना दिया। मैंने बोला कहा तुमने तो कुछ भी नहीं बनाया। आज माली छुट्टी पे है ना, उसने सारे फूल तोड़ के वो घर ले गया है, इसलिए आज बगीचा खाली है और दरवाजा बंद है क्योंकि धूप बहुत चढ़ी हुई है। ये देखो, ये क्रिएटिविटी उसने अपनी कहानी से दी। हाँ। जबकि वो एक्सक्यूज था उसके लिए, और उसने जो बोला उसके बाद सारे बच्चों ने ताली बजाई क्योंकि उनको वो स्टोरी लगा। हाँ। तो यहाँ से जिस पिक्चर रीडिंग शुरू हुई। हाँ। ये आपने जो शुरू में एक बात कही थी उनके साथ कि पिक्चर रीडिंग करते गए, यहीं से पिक्चर रीडिंग शुरू हुई कि एक चित्र को देखकर उसी चित्र को 4 बच्चे 4 तरह की कहानी 4 तरह से इंटरप्रेट करेंगे। हाँ। और वो उनकी थिंकिंग कैपेबिलिटी, उनकी सीक्वेंसिंग कैपेबिलिटी और उनकी इमेजिनरी कैपेबिलिटी को दर्शाता है। और कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि बच्चे सुनते नहीं है, तो जिसकी वजह से हम ऐसे काम देते हैं कि आपने जो मैंने बोला बस उसी को बनाओ। उसमें आप देखोगे 10 बच्चे तो बना लेंगे, कुछ बच्चे तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे क्योंकि सुन नहीं सकते। 3 बच्चे ऐसे होंगे जो उसमें आपने उसको बोला 3 बादल बनाओ, उसने उसमें 4 बादल और कुछ बादल काले, कुछ बादल हरे, कुछ बादल पीले बनाए। ये वो क्रिएटिव बच्चे हैं।
ये नहीं कि उन्होंने सुना नहीं, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ उसमें जोड़ दिया। तो दैट मीन्स वो टीचर के लिए वो हो जाता है कि ये बच्चे हैं जो हम मेरी क्लास में हैं, जो ये क्रिएटिव हैं, तो इनको आपको उतनी फ्रीडम देनी पड़ेगी पढ़ाते वक्त भी कि वो कर सके, आजादी तो दीपिका जी, ये तो मतलब ये जो आर्ट जो है, ये जो माध्यम जो है कला, तो उससे मतलब एक शिक्षक के लिए ये एक बड़ा आयाम भी है जिससे वो बच्चों में क्रिएटिविटी या टैलेंट को बिल्कुल देख सकता है और उस टैलेंट को वो फिर बढ़ावा भी दे सकता है। क्योंकि जितनी छोटी उम्र पे हम बच्चों के टैलेंट या उनकी स्पेशल जो भी नीड्स है, यदि वो पता चल जाए तो हम उसको उचित प्रकार का ट्रीटमेंट या सपोर्ट दे सकते हैं। हाँ। लिपिका जी, एक मिनट, जो जैसे आपने बताया कि आप बच्चे को फ्रीडम दे दी, बच्चे ने माली को घर भेज दिया छुट्टी पर, लेकिन मेरे जैसे टीचर भी होते हैं जो घर से सोच के आए होते हैं कि मैंने बच्चे से ड्राइंग जरूर करवानी है और ह्यूमन फिगर जरूर बनवाना चाहूंगा मैं, तो मैं माली के आने का इंतजार भी कर लेता हूँ। मैं बच्चे ये भी एक अच्छी वो है टीचर के लिए कि कैसे हैंडल करना है उस बच्चे को ये भी नहीं लगेगा कि मैं अपनी मनमर्जी की नहीं कर सका, लेकिन मैं थोड़ा टाइम दे देता हूँ कि माली घर से आ जाए और वो कुछ काम करता हुआ मुझे दिखाई दे, उसमें बच्चे को फर्दर कुछ करने का मौका मिल जाएगा। हम ऐसा सोच सकते हैं। आपने बहुत अच्छा बताया क्योंकि कई बारी टीचर को समझ नहीं आता कि मैं इसका क्या जवाब दूं या इसी को कैसे हैंडल करूं, तो यही है कि वो छुट्टी में गया, बिल्कुल ठीक है, आपने बच्चे की भी अभिव्यक्ति को मतलब रिस्पेक्ट किया और साथ में उसको फिर मोटिवेट कर अपना भी बता दिया, मेरा मोटिव ये है कि मैं बच्चे से ड्राइंग करवाना चाहता हूँ। तो ये भी बहुत, ये आप पूरी जी, ये आप एक और फिगर दिखा रहे हैं। हाँ जी, ये दिखाइए। ये एनिमल फिगर्स मैंने बनाई हैं। बिल्कुल। इसमें मैं ये दिखा रहा हूँ कि रेक्टेंगल और सर्कल से हमने बेसिकली, अच्छा, सर्कल तो फेस हो गया ना, ये बिल्ली का। सर्कल मैंने हेड पे यूज किया है। हाँ। और इसमें प्रोपोर्शन के लिए मैंने सजेस्ट किया है कि जितना बड़ा रेक्टेंगल हम उसके बच्चे इसकी एनिमल की बॉडी के लिए लेते हैं, हाँ, उतना ही बड़ा रेक्टेंगल हम उसके पैरों के लिए ले लेते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात बताई। और ये हर एनिमल को ड्रॉ करने के लिए ऑलमोस्ट सेम प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। अच्छा। यहाँ बिल्ली बनाने के लिए मैंने उसमें सिर्फ एक सर्कल लगाया था, ऊपर टॉर्सो के लिए एक रेक्टेंगल और नीचे लेग्स के लिए एक रेक्टेंगल, सिर्फ उसकी पूंछ उस रेक्टेंगल से बाहर आ रही है। और मैंने वैसे ऊपर पेंसिल से बनाया। नेक्स्ट ड्राइंग में मैं दिखा देता हूँ, सेम प्रिंसिपल पे मैंने गाय बनाई है। गाय में भी ऊपर मैंने बिल्कुल सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर दिखाया है पेंसिल से। उसमें सिर्फ थोड़े से चेंजेस हैं। पीठ पे एक सेमी सर्कल आ गया, शोल्डर पे, पीठ तो नहीं कहना चाहिए, शोल्डर पे, और पेट के नीचे एक सेमी सर्कल आ गया। कान थोड़े चेंज हो गए, नेक और हेड का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो गया है। बिल्कुल। तो नीचे जब मैंने ड्रॉ किया उसी को एलेबोरेट करते हुए कि प्रॉपर गाय कैसे बनेगी। अब सारे जानवर एक तरह से तो नहीं बनेंगे, लेकिन पर टेक्निक्स, हाँ जी, टेक्निक्स थोड़ी चेंज कर करके हम बच्चे को बता सकते हैं। जैसे इसमें रेक्टेंगल सेम प्रोपोर्शन है, पैर के लिए भी सेम रेक्टेंगल है, लेकिन कि इसमें आगे हेड के लिए एक स्क्वायर लगा हुआ है, लेकिन डायमंड शेप में, रोम्बस जिसको हम बोलते हैं, रोम्बस। हाँ जी, 45 डिग्री के एंगल पे मोड़ा हुआ, लेकिन स्क्वायर है। तो वो हमने उसके हेड के लिए लिया और उसके आगे एक जे जोड़ा हुआ है। जब हम जे को मोटा कर देते हैं वो हाथी की सूंड बन जाती है और बिल्कुल उस स्क्वायर के ऊपर होती हुई आ रही है। ये लाइंस देखिए, अगर ये बिल्कुल उसके ऊपर आ रही है, ये भी उसके कॉर्नर को होकर टच करके आ रही, लेकिन जे में जुड़ गई। और नीचे वाला जो ये उसका स्क्वायर का कॉर्नर है, ये उसका चिन्ह बन गया है एलिफेंट का, और वहीं से उसका मुंह निकला है, मुंह के अंदर से दांत निकल रहा है। जब मैं छोटा था मैं बहुत सोचता था कि हाथी का दांत निकलता कहाँ से है, वो बाद में पता लगा उसके मुंह से ही निकलता है। मैं यही सोचता था सूंड के साइड पे कहाँ से आता है। हाथी बनाने में और बाकी एनिमल बनाने में फिर बच्चों को थोड़ा सा डिफरेंस बताना पड़ता है कि हाथी पजामा पहनता है, बिल्कुल पैरेलल लेग्स बनानी है उसकी, जैसे नॉर्मली पजामा। तो बच्चा इमीडिएटली वो थोड़ा ह्यूमरस वे में उसे याद रखेगा कि पजामा पहनना है, तो पैरेलल लाइंस, पजामे का कांसेप्ट भी आ जाएगा ना उसको। हाँ। तो पैरेलल लाइंस लगानी है। हाँ। और एक थोड़ा सा और डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ये है ऊंट का। ऊंट में यहाँ पर आप देखेंगे, ऊंट में अगेन वो जैसा जिसे आपने रोम्बस कहा, हाँ। ये मैंने वो शेप बनाई है और उतना ही बड़ा, लेकिन उसकी टेल वाले पॉइंट से लेके नीचे तक मैंने उतना ही बड़ा एक स्क्वायर बनाया, क्योंकि ये स्क्वायर से शुरू होता है तो स्क्वायर है। हाँ। और ऊंट का जो हम्प है वो इसका स्क्वायर का टॉप आ गया, उसका पेट का बॉटम जो है यहाँ इसके पेट में आ गया,
स्क्वायर का, एक उसका एंड उसकी टेल बन गई, दूसरे एंड पे मैंने एस लिखा था, यहाँ पर एस लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा छोटा सा, हाँ। और ट्रायंगल जोड़ा, ट्रायंगल के आगे छोटा सा सर्कल। तो ऊंट की लेग्स भी मैंने, इसकी लेग्स थोड़ी चूड़ीदार पजामे वाली हैं, बिल्कुल ट्रायंगुलर, लंबा ट्रायंगल। हाँ। तो ये ट्रायंगल बना दिया। लेकिन यहाँ पर जब हम एलेबोरेट करते हैं, जो बच्चा एडवांस थोड़ा सा ड्राइंग करना चाहता है प्रॉपर, हम उसे शेप दे सकते हैं। ये जैसे उसका पैर की एड़ी वाला पार्ट है, ये इसकी एल्बो है, तो हम अच्छे से समझा सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या पार्ट है, ताकि बच्चा उसे अपने बॉडी से रिलेट करके ड्राइंग कर सके। तो इस तरह से हम इसी चित्र को अगर जब ये टीचर पढ़ाए, जब उसने बना लिया, उसके बाद कोई बच्चा ऐसा होगा जो इसको फ्लैट बनाएगा, नहीं बनेगा उससे। हाँ जी। तब ये कहानी उसको बतानी पड़ेगी कि जो ये हम्प जो है वो खाना स्टोर करता है, हाँ, ऊंट का खाना स्टोर करता है, इसीलिए ये पहाड़ जैसा दिखता है। जिस दिन ये बीमार हुआ और खा नहीं पाया, यही खाना है जो यूज होता है। ये यहाँ आपके विज्ञान आया, ये यूज करता रहता है, जब तक इसमें खाना है तब तक ऊंट जिंदा है। जब वो फिर से खाना शुरू करेगा, ये ट्रायंगल फिर से बनेगा। और इसकी ये पतली, इससे हम ये भी बताएंगे कि क्योंकि वो सैंड पे चलता है, जहाँ पर हल्की भारी चीजें धंस जाती है और जो पतली चीजें वो धंसती नहीं है, इसीलिए उसकी अडेप्टेशन जो है, हाँ, जो कंसेप्ट, जो उसका जो कंसेप्ट है अडेप्टेशन का, वो है कि, और जहाँ की वो हाथी के जो पैर है पजामे वाली, वो भारी है, इसलिए हाथी ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकता है, जबकि ये जहाज है डेजर्ट का। ये जब उसने ये चित्र बना लिया वहां से, तब अब जब जो विज्ञान वाली जो टीचर है वो जब इसको समझाती है, तो बच्चे के दिमाग में तुरंत वो नहीं, और उसको ये भी समझ आएगा कि ऊंट ऐसी जगहों पे रहता है जहाँ पे उसे रोज या पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिलता है, तो इसलिए उसका खाना का ये है जो स्टोर रहता है, जो इस्तेमाल करता है। तो एक ये कंसेप्ट भी आएगा कि जो हाथी है वो अलग जगह पे रहता है, तो इसलिए उसका मतलब जो वजन है और उसका आकार अलग जगह रहने की वजह से है, और इसीलिए वो धीमी गति से चलता भी है, क्योंकि वो भारी है, भारी भरकम है, जबकि ये ऊंट बहुत तेज दौड़ता है ऊंट। और आप अगर उसके साथ घोड़े के पैरों को भी देखिएगा, वो भी बिल्कुल। अच्छा लिपिका, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहती हूँ इसमें, जैसे आपने कहा ना विज्ञान का, जैसे कि ऊंट जो है वो डेजर्ट में होता है और हाथी जो है ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे पानी भी है, ग्रीन एरिया भी है, खाने को भी उससे मिल जाता है और घना जंगल है। तो वो जो विज्ञान वाली आप जो बात कह रहे हैं, वो जो है क्योंकि जगह जैसी है उसके हिसाब से एडेप्टेशन होते हैं। जैसे पूरी साहब के मुझे ये कंसेप्ट बढ़ के पजामा नहीं, क्योंकि ये चीजें ये बच्चे को याद रखने में आसान रहता है, क्योंकि वो रोज वो देख रहा है ना, क्योंकि ये तो सोसाइटी में मतलब कॉमन वो है, कस्ट्यूम्स हैं जो वो यूज होते हैं। अच्छा, एक और मैं क्या, ये जो कला से ये डिफरेंट डेवलपमेंट बच्चों के प्रमोट हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, और उसको एम करके ही हमें करना चाहिए। जब भी हम कोई एक्टिविटी सोचते हैं कला के माध्यम से, तो हमें उस तरह से सोचना ही चाहिए कि आप अगर उसके मोटर स्किल डेवलप करवाना चाहते हैं, तो आप उसको, जैसे उन्होंने बोला कि मैं अगर उस माली को ड्रॉ करवाना है तो मैं ड्रॉ करवाऊंगा, और अगर कलर करवाना है तो वो कलरिंग की जो हाथ जो वो हिलता है, वो बहुत कंट्रोल उसमें देता है। आज ये कला द्वारा हम कैसे शिक्षण कर सकते हैं और इसकी कुछ क्रियाकलाप हैं जो सिंपल है, वो आज हमने यहाँ पे अपने दो रिसोर्स पर्सन के साथ डिस्कस की है।